जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं। क्या किसी केस को प्रूव करने के लिए हर उन हैपनिंग्स के बारे में हम एविडेंसेस दे सकते हैं? क्या वो सारे एविडेंसेस रिलेवेंट होंगे? और अगर क्या वो रिलेवेंट हैं तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे? नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज का हमारा टॉपिक है रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस के बारे में। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रेलेवेंसी से रिलेटेड सेक्शंस हमारे कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो सबसे पहले सेक्शन 168 है, देन सेक्शन 3, देन सेक्शन 2F, G, K एंड E। 168 की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जज की पावर देता है टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। यहाँ से हमें क्लियरली रिलेवेंसी से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका एक प्रोविजन है जो सीक्रेटली एक बात कहता है, जिसमें वो कहता है कि जजमेंट आपका बेस्ड होना चाहिए फैक्ट से और वो फैक्ट्स आपके अधिनियम में रिलेवेंट डिक्लेयर किए गए हों, राइट। और दूसरी कंडीशन इन्होंने बता दी कि ये ड्यूली प्रूव्ड होने चाहिए। ड्यूली प्रूव्ड का मतलब हो गया कि वो कंप्लीटली प्रूव्ड हो। रिलेवेंट फैक्ट्स का क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए हमें इस रिलेवेंट फैक्ट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले हम फैक्ट्स के बारे में समझेंगे, देन हम समझेंगे कि क्या ये फैक्ट्स रिलेवेंट हैं या नहीं। फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। फैक्ट सेक्शन 2F में है। डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। ये फैक्ट का मतलब हो गया एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। मतलब कि कोई भी चीज़ है या किसी कंडीशन में है, पर्टिकुलर स्टेट में है या उससे रिलेटेड है, अगर आप उसको अपने ऑल सिक्स सेंसेस से परसीव कर सकते हैं तो ये आपका फैक्ट माना जाता है। देन आपका आता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अगर एंग्री है, सैड है, हैप्पी है, एंजाइटी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, कोई भी मेंटल कंडीशन है, अगर कोई पर्सन उस कंडीशन के लिए कॉन्शियस है तो वो फैक्ट कंसीडर किया जाता है। इलस्ट्रेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस। जैसे आपके घर का स्टोर है या किचन है या आपकी कबर्ड है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड हैं सर्टेन ऑर्डर में, वो एक सर्टेन प्लेस पर है, ये बात एक फैक्ट है, राइट। पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ देखा, वो भी फैक्ट है। किसी ने कुछ कहा, कुछ शब्द कहे, वो स्टेटमेंट भी आपका फैक्ट हो जाता है। फोर, अगर मेंटल कंडीशन की बात करें, वो ये कह रहा है कि कोई ओपिनियन है, वो भी आपका फैक्ट है। अच्छा, ये जो एक एक वर्ड हम सर्कल कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्री एग्जाम। कोई ओपिनियन है वो फैक्ट है। सर्टेन इंटेंशन है, फैक्ट है। इंटेंशन कैसा है, गुड फेथ है, फ्रॉडुलेंट है, ये भी फैक्ट है आपका। पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस कहा गया है, ये भी आपका एक फैक्ट है। अगर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम में किसी भी पर्टिकुलर सेंसेशन के लिए कॉन्शियस है तो वो भी सेंसेशन आपकी फैक्ट कंसीडर की जाती है। अब सिंस फैक्ट की डेफिनेशन बहुत ब्रॉडर है तो हम समझ गए जो हमने सुना, समझा, देखा, महसूस किया, वो सारी चीज़ें आपकी फैक्ट हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इन सारी बातों का एविडेंस को दिया जा सकता है? ऑब्वियसली इतनी सारी बातों को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट के पास टाइम और एनर्जी दोनों होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि फिल्टर कैसे करते हैं। तो फिल्टर हम करते हैं फैक्ट इन इशू से। सेक्शन 2G आपका कहता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ये दोनों ही चीज़ों पर अप्लाई होता है, सूट्स और प्रोसीडिंग्स, मतलब सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों ही कंडीशन में ये बीएसए अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ कहा गया कि सूट्स और प्रोसीडिंग्स में अगर कोई फैक्ट आपका ऐसा है जिसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस से या नेचर से या एक्सटेंट से किसी भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को असर्ट किया जा सके या डिनाई किया जा सके, ऐसे फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। कॉमन सेंस में समझते हैं कि को ऐसा फैक्ट जिसके बिना कोर्ट उस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकती, मतलब उसमें से किसी की लाइबिलिटी या राइट को डिसाइड नहीं कर पाएगी, फैक्ट इन इशू है। समझते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ बी के मर्डर का। अब ए की लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्ट इन इशू होना जरूरी है? तो सबसे पहले ए ने बी की डेथ कॉज की, ये फैक्ट इन इशू है। देन ए का इंटेंशन था टू कॉज बीज डेथ, तो ये इंटेंशन प्रूव करना भी एफआई है। देन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये आपका जो एक्सेप्शन है, ये भी प्रूव करना एक फैक्ट इन इशू है। देन ये कि रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से वो अपने एक्ट के लिए क्या कर, अपने नेचर को समझ नहीं पा रहा था, ये भी प्रूव करना एक फैक्ट इन इशू है। अगर डिफेंस लिया है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि ए की लाइबिलिटी कितनी बनेगी, राइट। तो फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की अक्यूज्ड है वो कितना लाइबल है, या उसकी अगर सिविल है तो क्या राइट है या डिसेबिलिटी है,
इसके एक्सप्लेनेशन में सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात की गई, जिसमें कहा कि अगर कोई कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट को रिकॉर्ड करती है तो उसमें जो भी फैक्ट असर्ट और डिनाई किए जाएंगे वो फैक्ट इन इशू है। हमने फैक्ट समझ लिया, फैक्ट इन इशू देख लिया। अब तो रेलेवेंट क्या है ये समझते हैं। सेक्शन 2 के आपका क्लियरली कहता है रेलेवेंट वो है जो अधिनियम के अंडर डिक्लेयर किया गया है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के प्रोविजंस के अंडर रेलेवेंट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आपका डील करता है सेक्शन 4 टू 50। तो इन इन सेक्शंस के अंडर जो भी फैक्ट्स आते हैं वो आपके रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं और इन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं, राइट। अब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स दो तरीके से होती है, एक लॉजिकली एक लीगली। तो यहाँ पर भी सवाल है कि कौन से क्या लॉजिकली रिलेवेंट फैक्ट्स को जो हम समझते हैं अपने कॉमन सेंस लेवल पर वो उनका एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं। सपोज करिए कि हाँ एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से रिलेटेड एक आदमी था जो वहां पर खड़े होकर के देख रहा था। तो क्या यहाँ ए आई विटनेस की तरह प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। लॉजिकली तो हम दे सकते हैं, तो क्या हम बीएसए के अंडर भी दे सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 4 टू 50। तो इसका मतलब है कि किसी भी लॉजिकल फैक्ट का एविडेंस देने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो बीएसए के अंडर लीगली एडमिसिबल है, लीगली रेलेवेंट है या नहीं। देयरफॉर हम उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं जो लीगली रेलेवेंट है। इसीलिए कहा जाता है ऑल फैक्ट्स विच आर लीगली रेलेवेंट आर लॉजिकली रेलेवेंट, लेकिन ऑल फैक्ट्स विच आर लॉजिकली रेलेवेंट आर नॉट लीगली रेलेवेंट, राइट। तो एविडेंस हम सिर्फ लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स का दे सकते हैं। डिफाइन करता है और ये कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब कि एविडेंस फैक्ट इन इशू का दिया जा सकता है और रेलेवेंट फैक्ट्स का दिया जा सकता है। यहाँ टर्म एंड यूज हुआ है तो ये भी आपके प्री का क्वेश्चन है कि फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, देन दे सकता है और, या फिर केवल सिंगल सिंगल दे सकता है। तो आपको हमेशा सिर्फ एंड वाला ही मार्क करना है करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका ये सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि एविडेंस हम उन्हीं फैक्ट्स का दे सकते हैं जो कि फैक्ट इन इशू हैं या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, एंड ऑफ नो अदर्स, मतलब उसके अलावा किसी चीज का हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए के ऊपर ट्रायल चल रही है बी के मर्डर की। बी ने ए ने कैसे मारा है उसको, क्लब से मारा है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब ए के ट्रायल में फॉलोइंग फैक्ट्स इन इशू हैं। अब क्योंकि ये फैक्ट इन इशू है तो एविडेंस किसका दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू का दिया जा सकता है। इज बीटिंग बी विद क्लब, ए ने बी को क्लब से मारा, देन कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, इतना मारा कि वो उसकी डेथ कॉज हो गई, इसका भी एविडेंस दिया जा सकता है। इसका इंटेंशन था बी की डेथ को कॉज करना, इसका भी एविडेंस दिया जा सकता है। आई होप फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स आपको समझ में आया होगा। एडमिसिबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी क्लॉज डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।